पूरा एक बार देख लें। ये घन है ए बी डी सी, सतह यक्ष अक्ष के लंबवत है। ए डैश बी डैश डी डैश सी डैश भी यक्ष अक्ष के लंबवत है। अतः इन दोनों सतहों पर क्षेत्रफलीय वेक्टर और वैद्युत वेक्टर दोनों एक दूसरे के समांतर है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। शेष जो 4 पृष्ठ बचते हैं, इन चारों पृष्ठ पर वैद्युत वेक्टर ई और क्षेत्रफलीय वेक्टर डीए एक दूसरे के लंबवत हैं, इसलिए चारों फ्लक्सों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। अब आपको पहली सतह पर और इस दूसरे सतह से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। तो पहले सतह पर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ई एक्स आई कैप इंटू ए माइनस आई कैप, क्योंकि दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। जो ई एक्स ए cos 180 माइनस ई एक्स ए। ई एक्स का मान दिया है अल्फा एक्स पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर बराबर माइनस अल्फा ए पावर 1/2 गुणे ए स्क्वायर बराबर माइनस अल्फा ए पावर 5/2। ए डैश बी सी डैश पृष्ठ फ्लक्स निकालना है। क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखना पड़ेगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अल्फा यस पावर 1/2। यस का मान है यहाँ से 2 है। अल्फा 2 इंटू 1/2 इंटू ए स्क्वायर। अल्फा 2 पावर 1/2, यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ ए पावर 1/2 है, तो हो गया ए पावर 5/2। नेट फ्लक्स 5 बराबर 5 डैश ई माइनस 5, दोनों को घटा लिया। ए इंटू अल्फा इंटू ए पावर 5/2 दोनों में कॉमन है। अंडर रूट 2 माइनस 1 810.1 5/2 इंटू अंडर रूट 2 का मान 1/4 माइनस 1, इतना न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। आगे गणना छोटा करो। ये आपके एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 12 है। इसमें दिया गया है, पूरा प्रश्न पढ़िए। ये निष्कर्ष निकलता है कि इसमें प्रश्न में दिया गया है कि 20 सेंटीमीटर लंबा बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसका केंद्र मूल बिंदु पर स्थित है। 10 सेंटीमीटर लंबाई ध्यानिक दिशा में, 10 सेंटीमीटर लंबाई ऋणात्मक दिशा में है। दाएं फलक पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ध्यानिक दिशा में और बाएं फलक पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक दिशा में है। अर्थात जब हम बाएं फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और क्षेत्रफलीय वेक्टर ई दोनों एक ही दिशा में है। फलस्वरूप बाएं भाग यशवंत पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बराबर ई इंटू ए। ई का मान दिया है 200 आई कैप, तो हो जाएगा 200 वेक्टर होने के लिए माइनस आई कैप इंटू क्षेत्रफल ए 5 पाई गुणे 5.0 इंटू 10 पावर का वर्ग इंटू माइनस आई कैप, दोनों ऋणात्मक दिशा में है, इसलिए माइनस आई कैप और माइनस आई कैप लिख दिया। यदि आप चाहते हैं तो इसको छोड़ भी सकते थे। यह हो गया 200 पाई गुणे 200 पाई गुणे 25 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। दाएं भाग से गुजरने वाला फ्लक्स
φ2 बराबर फिर वही बात हो जाएगी ई आई कैप गुणे ए आई कैप बराबर ई इंटू ए बराबर 200 पाई गुणे 25 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अब इसको हल कर लें। कुल प्लस फाई बराबर फाई, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 3 जीरो यहाँ आ जाएगा। 25 दूनी 50 तो 3 जीरो यहाँ आ गया, यह हो गया 5 पाई इंटू 10⁻⁻⁹ 10⁵ पाई न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। फाइव और फाइव को जोड़ लीजिए, उत्तर निकल जाएगा। तीसरा प्रश्न है इसका, तीसरा का मतलब एनसीईआरटी किताब का 13वां सवाल क्या है। परमाणु के प्रारंभिक प्रतिरूप में यह माना गया था कि धन जलीय आवेश एक बिंदु आयतन पर केंद्रित होता है, इसे नाभिक कहते हैं, और परमाणु आर त्रिज्या का एक समान घनत्व का ऋण आवेश से घिरा हुआ है। परमाणु पूर्ण रूप से विद्युत उदासीन है। इस प्रतिरूप में नाभिक केंद्र से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। इस प्रश्न के अनुसार परमाणु का नाभिक एक बिंदु पर केंद्रित है जिसका आवेश जेडी है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की एक बादल है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इसके केंद्र से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस प्रश्न को उसी प्रकार से हल करेंगे जिस प्रकार से आवेशित अचालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया गया था। परमाणु साइज की त्रिज्या कैद कर रहा है। प्रश्न फिर से समझ लीजिए। किसी परमाणु साइज के केंद्र पर नाभिक स्थित है, प्लस जेडी है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की एक बादल है जो परमाणु साइज की त्रिज्या के गोले के अंदर वितरित है। इसके केंद्र से आर दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो P से होता हुआ एक गोलाकार गौसीय पृष्ठ खींच दीजिए। बिंदु P पर क्षेत्रफलीय वेक्टर E और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर dA दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो लघु पृष्ठ dA से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर समाकलन क्षेत्रफल या समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर E बराबर E cos 0 बराबर समाकलन E dA बराबर E क्षेत्रफलीय समाकलन dA। क्षेत्रफलीय समाकलन dA इस गौसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर है, E गुणे 4 पाई r स्क्वायर। अब आपको गणना करना होगा इसके अंदर परिबद्ध आवेश। इसके अंदर दो प्रकार के परिबद्ध आवेश हैं, एक तो ऋण आवेश है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, और एक धन आवेश है। तो पहले ऋण इलेक्ट्रॉन क्लाउड का आवेश निकालिए इस गौसीय पृष्ठ के अंदर घिरा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन के कारण गौसीय पृष्ठ में
घेरा आवेश बराबर गौसीय पृष्ठ का गौसीय पृष्ठ द्वारा घिरा आयतन गुणे आयतन आवेश घनत्व। यह हो गया 4/3 πr³ गुणे आयतन आवेश घनत्व निकालना होगा तो इस गोले के अंदर पारमाणिक साइज के गोले के अंदर कुल आवेश नाभिक के आवेश के बराबर विपरीत है, क्योंकि परमाणु स्वतः उदासीन होता है, बटा परमाणु साइज के गोले का आयतन 4/3 πr³ बराबर -ZE × r³ बटा कैलकुलस। इसलिए गौसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश बराबर नाभिक का धनावेश प्लस -ZE r³ बटा r³ बराबर ZE कॉमन 1 - r³ बटा कैलकुलस। फिर समझ लीजिए, हमको केंद्र से r दूरी पर बाधित क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो r से होता हुआ एक गोली गौसीय पृष्ठ खींच दिया, गौसीय पृष्ठ पर द्रव क्षेत्रफल डी के कर्म रख दिया। यह क्षेत्रफली वेक्टर डी और बाधित क्षेत्र वेक्टर ई दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इससे कुल फ्लक्स पाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए ई डी ए का 0 बराबर ई डी ए बराबर हो गया ई गुणे 4πr²। इस गौसीय पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश का तात्पर्य है धनावेश प्लस इलेक्ट्रॉन क्राउड का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन क्राउड के कारण घिरा आवेश बराबर होगा गौसीय पृष्ठ द्वारा घिरा आयतन गुणे आयतन आवेश घनत्व। कुल आवेश है -ZE और कुल आयतन है परमाणु का 4/3 πr³। यह हो गया -ZE r³ बटा r³। अतः गौसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश बराबर हो गया ZE प्लस -ZE r³ बटा r³। ZE कॉमन ले लिया 1 - r³ बना दिया। गॉस प्रमेय से फाई बराबर Q बटा ε0 अर्थात फाई का मान है E गुणे 4πr²। Q ZE 1 - r³ बटा कैलकुलस बटा ε0 की बराबर 1/4πε0 ZE गुणे 1 - r³ बटा कैलकुलस बटा r²। या E बराबर 1/4πε0 ZE 1/r² माइनस r बटा r³। कल जब आपको पढ़ाया गया था अंतिम सवाल में, तो अंतिम सवाल में हमने एक प्रश्न ले लिया था कि बड़े गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। कल का अंतिम सवाल था कि दो गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं कैपिटल R और स्मॉल r हैं। ये दो सकेंद्री गोले हैं।
एक क्यू आवेश को इस प्रकार बांटा जाता है कि आवेश की घनत्व समान है दोनों कोणों पर। इसकी गणना के लिए इस आवेश Q1 मान लिया, इस आवेश Q2 मान लिया। Q1 प्लस Q2 बराबर हो गया Q। प्रश्न में आवेश पृष्ठफल दिया गया था सिर्फ इसलिए कि हम छोटे गोले पर आवेश का परिमाण Q के पदों में निकाल लें। तो छोटे गोले पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी तो Q1 के मान को निकालना आवश्यक होगा। इसीलिए पृष्ठ आवेश घनत्व का रेशियो दिया गया था। लेकिन बड़े गोले पर क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो Q1 व Q2 के रेशियो ज्ञात होने की कोई जरूरत नहीं है। केवल हमने छोटे गोले पर आवेश Q1 कर दिया, बड़े गोले पर आवेश Q2 कर दिया। बड़ा सुचालक गोला है या इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए इसके संपूर्ण आवेश को केंद्रों पर कार्य करता हुआ मान सकते हैं। इसलिए बड़े गोले के पृष्ठ पर अपने आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E1 बराबर 1/4πε0 Q2 बटा। इस पूरे आवेश को विज्ञान प्रकार का हम मान लेंगे। अब इस बड़े गोले पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वह केवल अपने ही आवेश का नहीं होगा, छोटे गोले का Q1 आवेश भी बड़े गोले पर विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, उत्पन्न करेगा। तो छोटे गोले के आवेश के कारण बड़े गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E2 बराबर 1/4πε0 Q1 बटा R², क्योंकि इसके केंद्र इसकी दूरी कैपिटल R है। तो कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशाएं एक ही होंगी जो त्रिज्यता बाहर को है। 1/4πε0 1/R² into Q1 plus Q2 या E बराबर 1/4πε0 Q बटा R², Q1 plus Q2 बराबर है। बस आज इतना ही। कल आप लोग को अपने रेफरेंस बुक के आगे सवालों को कल नहीं, कल परसों 2 दिन गैप कर दें ताकि पर्याप्त समय मिल जाए, ताकि रेफरेंस बुक और NCERT की बुक के आगे सवालों को आप लोग हल कर सकें। जो नहीं आएगा उसको सोमवार को बताया जाएगा।